Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और इंटरमीडिएट इंग्लिश में आज का टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल नंबर 1, इसकी सबसे पहले फॉर्म के विषय में जानते हैं। फॉर्म, इसके टेंस, एक तो प्रेजेंट टेंस में होता है पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट टेंस में भी होता है पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट टेंस में भी होता है पार्टिसिपल। तो परफेक्ट टेंस में, दूसरा एक्टिव वॉइस में भी होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में पार्टिसिपल की फॉर्म होती है वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल गनिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग एटसेट्रा। एंड पैसिव वॉइस में होता है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे बीइंग टाइप्ड, बीइंग प्रिंटेड, इस तरह से। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट टेंस में पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में नहीं होता है, यह सिर्फ पैसिव वॉइस में ही होता है और यह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब प्लस डी या फिर ईडी या फिर उसके साथ ईएन लगा हुआ या फिर इसी को हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यह हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं होता है। यानी लाइक्ड, वर्क्ड, सीन, स्टोलन, या इस तरह से पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता, यानी पास्ट टेंस में पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में नहीं होता है, सिर्फ पैसिव वॉइस में ही होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। चूंकि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही कहते हैं, तो इसलिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैविंग फिनिश्ड, हैविंग ईटन, हैविंग बॉट, इस तरह से। पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ फिर से मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल हैविंग बीन टाइप्ड, हैविंग बीन प्रिंटेड, हैविंग बीन बॉट, हैविंग बीन स्लिप्ड, इस तरह से हैविंग बीन पोस्ट। तो इस तरह से ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हो जाएगा तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा या कहा जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज वर्ब प्लस आईएनजी, यानी अब वर्ब प्लस आईएनजी को हम जेरेंड भी कहते हैं और वर्ब प्लस आईएनजी को हम पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वह जेरेंड है? वर्ब प्लस आईएनजी जो हमारे सामने है वह इस समय जेरेंड है या पार्टिसिपल है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट थिंग है दी आईएनजी फॉर्म। नंबर 1 पॉइंट हम पढ़ेंगे, दी आईएनजी फॉर्म इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे इफ वी कैन एक्सपेंड इट इनटू एन एडजेक्टिव क्लॉज। अगर इसको हम आईएनजी फॉर्म जो हमारे सामने है, अगर उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड कर सके तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। इफ नॉट इट इज अ जेरेंड। अगर हम उसको एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उसको जेरेंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड। तो फ्लाइंग बर्ड में यहाँ फ्लाइंग क्या है ये हमको डिसाइड करना है कि ये एडजेक्टिव ये पार्टिसिपल है या फिर ये जेरेंड है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तब वह पार्टिसिपल होता है और जब कोई आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करती है तब वह जेरेंड होता है। तो यहाँ देखना है हमें कि यह क्या है। तो हमें बताया गया है या हम पढ़ रहे हैं यहाँ कि अगर हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड कर सके तो यहाँ पे देखिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड किया गया, ही किल्ड अ बर्ड दैट वाज फ्लाइंग। तो ये जो दैट वाज फ्लाइंग क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि दैट वाज फ्लाइंग किसको
किसको ये क्वालिफाई कर रहा है, बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लाइंग बर्ड को दैट वाज फ्लाइंग के अर्थ में हमने यहाँ पर एक्सपेंड कर लिया, और चूंकि इस अर्थ में हमने इसको एक्सपेंड कर लिया इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर यह पार्टिसिपल है और यह जीरंड नहीं है। इस तरह से अगर हमको यह डिसाइड करना है कि आईएनजी फॉर्म जो हमारे सामने वो है वह जेरंड है या पार्टिसिपल है, तो इसी तरह से हम एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड करके देखेंगे। दूसरा सेंटेंस है लुक एट द रनिंग वाटर। लुक एट द रनिंग वाटर मीन्स लुक, अब यहाँ भी रनिंग है हमारे सामने, तो हमको देखना होगा कि ये पार्टिसिपल है या जेरंड है, तो हम इसको भी एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट इज लुक, लुक एट द वाटर, लुक एट द वाटर। कौन सा वाटर, दैट इज रनिंग, वाटर दैट इज रनिंग, यानी रनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज में आ गया। तो चूंकि एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड हो गया तो इसलिए रनिंग क्या है यहाँ पर, रनिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है। सो फ्लाइंग और रनिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉट अ जेरंड, ये पार्टिसिपल है, जेरंड नहीं है। नाउ लुक एट एक्सप्रेशंस सच एज ड्रिंकिंग वाटर, वॉकिंग स्टिक। जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, वॉकिंग स्टिक है, इस तरह के एक्सप्रेशंस पर आइए अब हम देखते हैं। वी कांट एक्सपेंड दम इनटू एन एडजेक्टिव क्लॉज, इनको हम एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज वॉकिंग स्टिक। तो इनको हम ऐसे नहीं कह सकते दिस इज वाटर दैट इज ड्रिंकिंग या दिस इज स्टिक दैट इज वॉकिंग, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते। चूंकि इसको हम ऐसे नहीं कह सकते हैं तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज में एक्सपेंड नहीं हो सके, और जब ये एक्सपेंड नहीं हो सके सो ड्रिंकिंग एंड वॉकिंग, और ड्रिंकिंग और वॉकिंग इज अ जेरंड, इसलिए ये जेरंड है, पार्टिसिपल नहीं है। यह चीज यहां पर इस तरह से क्लियर हो जाती है। नाउ इज पार्टिसिपल यूजेस, पार्टिसिपल यूजेस। तो पार्टिसिपल के यूज क्या होते हैं, पार्टिसिपल एज अ वर्ब, वर्ब के रूप में पार्टिसिपल। एज अ वर्ब इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब, एक वर्ब के रूप में ये हमेशा फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। जैसे कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं तो उसमें ये हमेशा फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। जैसे ही इज या ही वॉज या ही विल बी और ही हैज बीन, उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो ही इज प्लेइंग ऐसे भी कहा जाता है, ही वॉज प्लेइंग ऐसे भी कहा जा सकता है, ही विल बी प्लेइंग ऐसे भी कहा जाता है, और ही हैज बीन प्लेइंग। तो यहाँ पर ये इज, वॉज, विल बी और हैज बीन का क्या है, यहाँ पर ये वर्ब का पार्ट है। तो यानी पार्टिसिपल, कोई पार्टिसिपल किसी वर्ब के किसी फाइनाइट वर्ब के पार्ट के रूप में भी काम करता है, यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब का पार्ट कहा जाता है। इसी तरह से द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो फाइनाइट वर्ब के पार्ट का काम करता है या रोल प्ले करता है, उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल भी परफेक्ट टेंसेस को बनाने में मदद करता है। यानी परफेक्ट टेंस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि यह परफेक्ट टेंस बनाने में मदद करता है। जैसे ही हैज हैड या विल हैव स्टोलन माई वॉच, तो यहाँ पर स्टोलन क्या है, यहाँ परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल है जो कि परफेक्ट टेंस बनाने में यह काम आ रहा है। तो पार्टिसिपल का एक तो यूज हो गया कि यह हमेशा मतलब किसी फाइनाइट वर्ब के पार्ट के रूप में काम करता है। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस बनाने में काम आता है, दूसरा इसका यूज ये है। सेकंड पॉइंट इज बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, और पास्ट पार्टिसिपल बी के साथ यानी इज एम आर वॉज वर के साथ और बी के साथ भी मिलकर के, इज एम आर वॉज वर भी जो है बी का ही फॉर्म है, तो बी या फिर इज एम आर वॉज वर के साथ आकर के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं जब हम, यानी पास्ट पार्टिसिपल लिख देते हैं, तब वो पैसिव वॉइस का भी काम करता है। जैसे लेटर्स आर बीइंग टाइप्ड, तो आर के साथ बीइंग आ गया और उसके बाद टाइप्ड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल एक तो परफेक्ट टेंसेस बनाने के काम आता है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस भी बनाने के काम आता है, दूसरा यह है पार्टिसिपल का फंक्शन।
एंड थर्ड वन इज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म अ परफेक्ट इन्फिनेटिव, और परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाने के काम भी पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो पास्ट पार्टिसिपल एक तो किस में काम आता है, एक तो काम आता है परफेक्ट टेंस बनाने में भी पास्ट पार्टिसिपल का काम आता है। परफेक्ट टेंस बनाया और परफेक्ट टेंस के साथ ही पैसिव वॉइस बनाने में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तीसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाने में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। जैसे यू ऑट टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स, तो यार टू हैव ओबेड क्या है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। यानी जब तक आप पास्ट पार्टिसिपल नहीं लिखेंगे तब तक परफेक्ट इन्फिनेटिव भी नहीं बनेगा। इसी तरह से ही कुड हैव पास्ड टू द एग्जामिनेशन, यहाँ पर कुड हैव, यहाँ हैव पास्ट क्या है, ये भी परफेक्ट इन्फिनेटिव है जो कि बेयर इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे पास्ट इसमें क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये भी बेयर इन्फिनेटिव है, लेकिन ये नहीं बनेगा। 4.1, अब यहां से 4.1 से हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। जैसा कि हम जानते हैं पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करने में देखिए समझते हैं। पॉइंट 1, अब पार्टिसिपल प्रेजेंट या पास्ट, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, अगर वो पार्टिसिपल है लाइक एन एडजेक्टिव कैन कम बिफोर अ नाउन टू प्री मॉडिफाई इट, यानी एक एडजेक्टिव की तरह, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, चूंकि वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो एक एडजेक्टिव की तरह ही किसी नाउन से पहले वह आ सकता है और उसको प्री मॉडिफाई करता है, यानी उसको मॉडिफाई करता है, यानी उससे पहले आकर उसको क्वालिफाई करता है। जैसे ही किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड, तो बर्ड दैट वाज फ्लाइंग ये हम पहले सीख ही चुके हैं। तो फ्लाइंग बर्ड यानी उड़ती हुई चिड़िया या उड़ने वाली चिड़िया। डोंट गेट ऑफ अ रनिंग बस, यहाँ रनिंग पार्टिसिपल है, रनिंग बस, बस दैट इज रनिंग। इसी तरह से दिस इज अ रिटन आंसर, आंसर दैट हैज बीन रिटन। ही इज अ रिटायर्ड टीचर, अ टीचर हु हैज बीन रिटायर्ड और हु हैज गॉट रिटायर्ड। तो इस तरह से जो रिटायर्ड, रिटर्न, रनिंग, फ्लाइंग, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं जो वर्ब, जो नाउन से पहले आकर इन नाउन्स को प्री मॉडिफाई कर रहे हैं या क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। यानी पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर वो पास्ट पार्टिसिपल हो, दोनों ही किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। दिस इज द वन पॉइंट हियर। इन दिस कंस्ट्रक्शन अ पार्टिसिपल हैज एन एट्रीब्यूटिव यूज, यहाँ इस यूज में पार्टिसिपल को एट्रीब्यूटिव यूज में कहा जाता है। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब यह है कि जब कोई एडजेक्टिव या क्वालिफाई किसी नाउन या नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड ठीक उससे पहले आया हो, उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे हमने कहा फ्लाइंग बर्ड, तो बर्ड से पहले फ्लाइंग आया है तो इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज है। बर्ड इज फ्लाइंग अगर हम कहेंगे तब ये प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो गुड कहा, गुड क्या है, एडजेक्टिव, और किससे पहले आया, बॉय से पहले आया, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। अगर हम इसको कहेंगे बॉय इज गुड, तब ये क्या है, बॉय अलग हो गया और गुड अलग हो गया, और गुड हमेशा किसके बाद आ रहा है, गुड इज के बाद आ रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं वहां पर। सेकंड पॉइंट, पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, ब्रैकेट में लिखा हुआ प्रेजेंट पास्ट, इसका मतलब चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, अ पार्टिसिपल कैन हैव अ प्रेडिकेटिव यूज टू, यानी पार्टिसिपल का प्रेडिकेटिव यूज भी हो सकता है। प्रेडिकेटिव यूज मतलब एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद भी पार्टिसिपल को लिखा जा सकता है। दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो ये इंटरेस्टिंग क्या है, पार्टिसिपल है और किसके बाद आ रहा है, इज, यानी वर्ब बी के बाद आ रहा है और इसका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। इसी तरह से द न्यूज इज सरप्राइजिंग, तो सरप्राइजिंग क्या है, पार्टिसिपल है और इज के कॉम्प्लीमेंट की तरह यह काम कर रहा है। हालांकि इनको क्वालिफाई ही कर रहा है लेकिन कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एज एम आर वर्ब के बाद नाउन भी आ सकता है कॉम्प्लीमेंट में और एडजेक्टिव भी आ सकता है।
इसी तरह से दे लुक टायर्ड, तो ये टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये लुक को क्वालिफाई कर रहा है और इस तरह से इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। द स्कूल इज क्लोज्ड, क्लोज्ड पास्ट पार्टिसिपल है और ये इज को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से ये इसके मतलब प्रेडिकेटिव यूज में हो गया। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब क्या है, वर्ब के बाद आना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आना या वर्ब के बाद आना। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट इज ए पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट कैन कम आफ्टर एन ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब इट एंड एक्सप्रेस द स्टेट इट इज इन। फिर से देखिए, अ पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, कैन कम आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। टू डिस्क्राइब इट, टू डिस्क्राइब इट मतलब टू एक्सप्लेन दैट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बाद आकर उस ऑब्जेक्ट की ही विशेषता वह आकर के बता सकता है, या उस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए उस ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है। एंड एक्सप्रेस द स्टेट इट इज इन, और यह दर्शाता, दिखाता, बताता है कि वह इट मतलब वह ऑब्जेक्ट किस स्थिति में है, यह दिखाता है। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल इंडिकेट्स अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वह कंटिन्यूइंग एक्टिविटी दिखाता है। दैट इज एन एक्शन इन प्रोग्रेस, इसका मतलब कि कोई एक्शन है और वह प्रोग्रेस में है। जैसे आई सॉ द बेबी क्राइंग, यानी मैंने बेबी को चिल्लाते हुए या रोते हुए देखा। मीन्स द एक्शन ऑफ क्राई वॉज कंटिन्यू, जब मैंने बेबी को देखा तब क्राई का एक्शन कंटिन्यू था। वी वॉच्ड द सन राइजिंग, यानी कि सन के राइज होने का काम कंटिन्यू था। यानी सन किस स्थिति में था, एक तो हम ये देख रहे हैं इससे, सन किस स्थिति में था, राइजिंग स्थिति में था, और जो राइजिंग है वो क्या था, कंटिन्यू था। इसी तरह से बेबी किस स्थिति में था, क्राइंग स्थिति में था, और क्राइंग स्थिति कैसी थी, कंटिन्यू थी। इसी तरह से वी फाउंड द हाउस डिजर्टेड, यहां पर हमने घर को कैसा देखा, डिजर्टेड देखा, यानी छोड़ा हुआ देखा। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस स्थिति में था, त्यागी हुई स्थिति में था। द न्यूज लेफ्ट हिम शैटर्ड, न्यूज ने उसको शैटर्ड स्थिति में छोड़ दिया। तो यहाँ शैटर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद आया और क्या दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट किस स्थिति में था। फोर्थ पॉइंट इज अ पार्टिसिपल, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव फ्रेज टू डिस्क्राइब अ नाउन प्लेस्ड बिफोर इट। कोई पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, वह एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर सकता है। किस लिए कर सकता है, टू डिस्क्राइब अ नाउन, किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, प्लेस्ड बिफोर इट, इससे पहले आए हुए नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज, तो क्या है, डांसिंग, कौन डांसिंग, गर्ल। तो ये किसको, डांसिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है या किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सी गर्ल, डांसिंग ऑन द स्टेज। तो इसी तरह से पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, किसी कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। अब चूंकि डांसिंग ऑन द स्टेज पूरा एडजेक्टिव फ्रेज ये हो गया। टू डिस्क्राइब अ नाउन, उसको नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा नाउन, जो इससे पहले आया हो। तो डांसिंग क्या है यहाँ पर, ये पार्टिसिपल, इससे पहले नाउन क्या आया है, गर्ल। तो ये गर्ल को डिस्क्राइब करने के लिए पूरा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज मतलब स्टेज पर नाचती हुई लड़की, इज माई सिस्टर, मेरी बहन है। द पर्स लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, द पर्स लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा हुआ पर्स। तो पर्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, लाइंग ऑन द टेबल। तो ये नाउन के बाद आकर के पार्टिसिपल इस नाउन को यानी कि पर्स को डिस्क्राइब कर रहा है और इस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। दी एग्स बॉट यस्टरडे, तो बॉट यस्टरडे किसके बाद आ रहा है, एग्स के बाद आ रहा है, और किसको क्वालिफाई या डिस्क्राइब कर रहा है, एग्स को ही डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरह से दी एग्स बॉट यस्टरडे आर रॉटन। द कार, कौन सी कार, स्टोलन यस्टरडे। तो ये स्टोलन क्या है, पार्टिसिपल, और किसके बाद आ रहा है, कार के बाद आ रहा है, और किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कार को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो द कार स्टोलन यस्टरडे हैज बीन रिकवर्ड, तो ये मतलब उसको रिकवर किया जा चुका है ये। तो इस तरह से इसका जो रूल है, नियम है, या इसका इस
फोर्थ पॉइंट का जो मैसेज है वह क्या है कि कोई पार्टिसिपल चाहे प्रेजेंट हो, पास या पास्ट हो, वो एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी काम कर सकता है उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो नाउन उससे पहले आया है। और यहाँ पे देखिए डांसिंग, लाइंग, बोट और स्टूडेंट से पहले जो नाउन्स आए हैं उनको ये पार्टिसिपल्स डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपल एज एन एडवर्ब। अभी तक हमने पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के रूप में देखा या पढ़ा, और अब हम देखेंगे कि पार्टिसिपल एक एडवर्ब के रूप में भी पार्टिसिपल काम करता है। पार्टिसिपल का काम ही एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करना। तो अब पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, कैन फंक्शन एज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई अ वर्ब। किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए किसी एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर सकता है। पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट कैन फंक्शन एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है टू मॉडिफाई अ वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। दी वर्ब प्लस पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसेस मैनर, यानी वर्ब और उसके साथ में अगर हम पार्टिसिपल लिखते हैं तो वो मैनर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे शी केम, तो हाउ शी केम, डांसिंग या सिंगिंग, तो वह नाचती हुई आई या वह गाती हुई आई, तो दिस इज द मैनर। ये किसको दिखाता है? मैनर को दिखाता है। हिंदी 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 में कहेंगे तो सॉरी हिंदी में कहेंगे तो वह नाचती हुई आई या वह गाना गाते हुए या वह गाते हुए आई। ही रोड अवे विस्लिंग, यानी वह सीटी बजाते हुए चला गया। तो ये विस्लिंग क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर को ही दिखा रहा है, ही रोड अवे विस्लिंग। और ये देखिए वर्ब के बाद आ रहा है और किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही ले ऑन द बेड स्माइलिंग, वह कैसा लेटा हुआ था बेड पर? स्माइलिंग, हंसते हुए। तो स्माइलिंग क्या है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और ले को क्वालिफाई कर रहा है। शी गॉट बैक होम टायर्ड या डिस्प्लीज्ड, वह घर वापस आई तो कैसी थी? थकी हुई और डिस्प्लीज्ड थी, यानी अप्रसन्न थी। तो इस तरह से ये इन वर्ब्स को ये क्वालिफाई कर रहे हैं, इस तरह से एडवर्ब का काम कर रहे हैं। और कैसा दिखा रहे हैं? कैसा था, तो इसलिए इनको हम एडवर्ब ऑफ मैनर की संज्ञा या एडवर्ब ऑफ मैनर हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये एडवर्ब की तरह काम करते हुए मैनर्स को दिखा रहे हैं कि किस मैनर में कोई काम हुआ। Note a present participle like a progressive tense indicates the progressive aspect of an action। देखिए कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है चूंकि वो प्रोग्रेसिव टेंस की तरह ही प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, किसी एक्शन के प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को ही वह दिखाता है, यानी वह यह दिखाता है कि एक्शन में कंटिन्यूटी थी और एक्शन हमेशा आगे की ओर जा रहा था। हालांकि ये टेम्पररी होता है, इसमें परमानेंसी नहीं होती, लेकिन कंटिन्यूटी दिखाता है। दैट इज एन एक्शन गोइंग ऑन, यानी कि एक्शन कंटिन्यू था, यानी एक्शन चल रहा था। अ फ्लाइंग बर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अ बर्ड दैट वाज फ्लाइंग, अ बर्ड दैट इज फ्लाइंग। अ फ्लाइंग बर्ड का मतलब क्या हुआ? अ बर्ड दैट इज फ्लाइंग। इसी तरह से अ पास्ट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल कहें, अ पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों ही लाइक अ परफेक्ट टेंस की तरह इंडिकेट्स द परफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ एन एक्शन। वो एक्शन का परफेक्टिव एस्पेक्ट ही हमको इंडिकेट करते हैं या दिखाते हैं। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब है कि कोई काम खत्म हो चुका हुआ, यही दिखाते हैं। दैट इज अ कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, ये दिखाते हैं हमें परफेक्टिव फॉर्म में। a typed letter, a typed letter मतलब a letter that has been typed, यानी a typed letter का मतलब है टाइप किया हुआ पत्र। इसका अर्थ हुआ कि जो पत्र टाइप किया जा चुका, ऑलरेडी टाइप किया जा चुका, जो पत्र ऑलरेडी टाइप किया जा चुका। तो इस तरह से a typed letter, a letter that has been typed, having typed a letter यानी after typing a letter, यानी जो टाइप हो चुका। तो दोनों ये परफेक्टिव एस्पेक्ट को दिखाते हैं, मतलब कंप्लीट एक्शन को कंप्लीट किया हुआ दिखाते हैं। अब है पार्टिसिपल एज अ रिलेटिव क्लॉज भी हम यूज करते हैं 4.3 पॉइंट में। 4.3 में अब हम पार्टिसिपल के विषय में है रिलेटिव क्लॉज की तरह। तो अब पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट पार्टिसिपल हो, कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी हम इस पार्टिसिपल को
प्रयोग कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड, यानी कि पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा सकता है एक रिलेटिव क्लॉज के रूप में। किस लिए? टू अवॉइड कम्बरसम कंस्ट्रक्शन। कम्बरसम कंस्ट्रक्शन मतलब कम्बरसम कंस्ट्रक्शन अभी देखिए बताते हैं। द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन एंड द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। तो यहाँ पे देखिए द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल ये हुआ, तो ये कैसा है, इसमें एक तरह से हम द बुक, ये एक लेंथी हो रहा है। यहाँ द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, ये जो है एक तरह से लेंथी सा हो रहा है यहाँ पर देखेंगे तो, राइट। तो इस तरह से ये इसका आकार बड़ा हो रहा है, हम ऐसे कहेंगे द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। तो ये इसका चूंकि आकार भी बड़ा हो रहा है और इस तरह से समझने में भी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कम्बरसम। कम्बरसम मतलब एक तरह से बोझिल, या हमको जो पढ़ने में मतलब हमको एक बर्डन सम लगता हो तो उसको हम कम्बरसम कहेंगे। तो मतलब जो डिफिकल्टीज से हमारे सामने दिखाता हो उसको हम कम्बरसम कहेंगे। तो हम इसको बोझिल कह सकते हैं, भारी कह सकते हैं, या हमारे उबाऊ हम कह सकते हैं इसको। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को ऐसे कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, यहाँ पर द बुक दैट इज लाइंग एक तरह से बोझिल सा ही हो गया, कम्बरसम हो गया। और द बुक यहाँ पे दैट इज को खत्म करके और इजी हो गया, द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। तो देखिए दैट इज खत्म करके ये कुछ इजी सा हो गया, तो इसलिए इस तरह के कंस्ट्रक्शन को में हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, द मैंगोज दैट वर ब्रॉट यस्टरडे आर नॉट स्वीट। तो यहाँ भी एक कम्बरसम स्थिति हो गई, और यहाँ दैट वर हटा करके हमने क्या कर दिया, द मैंगोज बोट यस्टरडे आर नॉट स्वीट। हमने यहाँ इसको आर कर दिया, आर नॉट स्वीट। तो अब ये क्या हो गया, अब ये एक सही मतलब एक इससे ऊपर वाले से ये इजी हो गया। तो इस तरह से हमने इसमें किया सिर्फ ये है कि इसको जो दैट इज है इनको, यानी दैट इज दैट वर है, इनको हटा करके हमने सिर्फ क्या किया, वहां पर हमने पार्टिसिपल यूज कर लिया। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। तो इस तरह से पार्टिसिपल का यूज करके हम एक कम्बरसम कंस्ट्रक्शन से बच सकते हैं। हालांकि कम्बरसम कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि ये लिखा ही नहीं जाएगा दैट करके, लेकिन ये है कि इसके आगे अगर हमको एक सुविधा मिल रही है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। 4.4 नेक्स्ट इज पार्टिसिपल एज एन एडवर्ब क्लॉज। तो एक एडवर्ब क्लॉज की तरह, हम अभी हमने एडजेक्टिव क्लॉज की तरह पढ़ा, अब हम एडवर्ब क्लॉज की तरह भी पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं। तो पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी हम पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं। टू अवॉइड लॉन्ग एंड टीडियस कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी वही है, कम्बरसम का ही लगभग लमसम मीनिंग है। लॉन्ग एंड टीडियस कंस्ट्रक्शन मतलब थकाऊ, लंबा और थकाऊ कंस्ट्रक्शन से अवॉइड करने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, वाइल शी वॉज वॉकिंग ऑन द रोप शी फेल डाउन। तो जब वह रोप पर चल रही थी, शी फेल डाउन, वह नीचे गिर पड़ी। अब यहाँ पर वाइल खत्म करके हम सीधा ये कर सकते हैं, वॉकिंग ऑन द रोप शी फेल डाउन। यानी यहां पर हमने वाइल शी वॉज, इसको हमने यहां पर खत्म कर दिया। इसकी जगह हमने क्या कह दिया, वॉकिंग ऑन द रोप शी फेल डाउन, ये हमने यहां पर कह दिया। इसी तरह से शी फेल्ट टायर्ड बिकॉज शी वर्कड वेरी हार्ड। अब इसकी जगह पर हमने क्या कह दिया, ही वर्कड हार्ड, हैविंग वर्कड हार्ड शी फेल्ट टायर्ड।
तो यहाँ पर हमने पार्टिसिपल में मीन्स शी वर्कड वेरी हार्ड, ये सब बिकॉज वगैरह सब खत्म करके हमने यहाँ पार्टिसिपल यूज किया परफेक्ट फॉर्म में, हैविंग वर्कड हार्ड शी फेल्ट टायर्ड। तो इस तरह से इसको हमने मतलब पार्टिसिपल का यूज करके हमने इसको एक इजी वे में हमने कह दिया, यानी कि एक एडवर्ब क्लॉज की जगह हमने इसको पार्टिसिपल को यूज कर लिया, ये हम कहेंगे यहाँ पर। इसका अर्थ है कि कठिन परिश्रम करने पर या करने के बाद या करके शी फेल्ट टायर्ड, उसने अपने आप को थका हुआ सा महसूस किया। इसके बाद है पार्टिसिपल यूज्ड फॉर सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का मतलब होता है ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस टगेदर, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो जोड़ने के लिए भी यानी सिंथेसिस करने के लिए भी पार्टिसिपल का यूज किया जा सकता है, यानी दो सेंटेंस है, उन दो सेंटेंसेस को एक बनाने में पार्टिसिपल का यूज किया जा सकता है। अब पार्टिसिपल प्रेजेंट और परफेक्ट, यानी वो चाहे प्रेजेंट हो या फिर परफेक्ट हो, कैन बी यूज्ड टू कंबाइंड two simple sentences into a single simple sentence। यानी किसी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को कैन बी यूज्ड का प्रयोग किया जा सकता है टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने में। कैसे कंबाइन करने में? इनटू ए सिंगल सिंपल सेंटेंस, एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाने में इनका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का अथवा परफेक्ट पार्टिसिपल का। इन दिस प्रोसेस अ फाइनाइट वर्ब इज रिप्लेस्ड बाय आइदर। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक फाइनाइट वर्ब होती है उसको हम किसी भी उससे मतलब परफेक्ट या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में हम उसको चेंज कर सकते हैं। बाय आइदर का मतलब यही है, बाय आइदर मीन्स हम चाहे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी उसको चेंज कर सकते हैं और हम चाहे तो परफेक्ट पार्टिसिपल में भी चेंज कर सकते हैं। अर्थात हम चाहें का मतलब यहाँ जो मैंने कह दिया वह यह है कि उसको कंडीशंस को, सेंटेंस की स्थिति को देखकर या उसकी कंडीशन को देखकर कि वह उसमें किस चीज की आवश्यकता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की आवश्यकता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम उसको चेंज कर सकते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं? उसकी फाइनाइट वर्ब को। और अब बात आती है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस में एक तो आवश्यक होती है, दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग की जाती है। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो उस वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में या प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं आगे देखिए, अभी एग्जांपल्स में पढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का कैसे यूज करते हैं? द फाइनाइट वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि जो पहले फाइनाइट वर्ब होती है या द फाइनाइट वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस होता है उसकी फाइनाइट वर्ब को हम रिप्लेस कर देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा। व्हेन टू एक्शंस बाय द सेम सब्जेक्ट अकर एट द सेम टाइम। यदि किसी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो एक्शंस उसी टाइम पर एक साथ होते हैं तो, यहां ध्यान देंगे कि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो एक्शन अगर एक साथ होते हैं तो हम पहले सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, ये एक सेंटेंस हो गया, ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड। फिर ही केम अपॉन अ पीकॉक, यानी उसने पीकॉक को देखा या उसकी पीकॉक से मुलाकात हुई। तो दोनों के सब्जेक्ट एक ही है, इस विषय पर ध्यान देंगे। यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है, दोनों के सब्जेक्ट एक ही है। तो अब क्या कहेंगे? वॉकिंग इन द फील्ड ही केम अपॉन अ पीकॉक। तो यहाँ पर ही वॉज को क्या कर दिया हमने? दोनों को छोड़ दिया। वॉज या फाइनाइट वर्ब है, इस वॉज को हमने छोड़ दिया और क्या कह दिया? वॉकिंग इन द फील्ड, वॉकिंग इन द फील्ड, ही केम अपॉन अ पीकॉक, ही केम अपॉन अ पीकॉक। इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने यूज करते हुए, चूंकि ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए दोनों सेंटेंसेस को एक कर दिया। देखिए यहाँ पर फील्ड के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पर कोई फुल स्टॉप नहीं है, यानी दोनों सेंटेंस अब बन करके एक हो गए और
ये 2 सिंपल सेंटेंसेस है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन ध्यान देंगे कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही, यहाँ भी ही था और यहाँ भी ही था, तो यहाँ पर वॉकिंग का सब्जेक्ट भी ही है और यहाँ केम अपॉन का सब्जेक्ट भी ही है, क्योंकि आगे इसके विषय में अभी बात होगी, इसलिए यहीं से आप समझना शुरू करें। दूसरा एग्जाम्पल है शी वॉज वर्किंग इन द लेबोरेटरी, शी फेल अनकॉन्शियस। तो यह देखिए अनकॉन्शियस का सब्जेक्ट कौन है, शी, यानी बेहोश होकर के कौन गिर पड़ा, शी, और लेबोरेटरी में काम कौन कर रहा था, शी। तो दोनों एक्शंस एक ही व्यक्ति यानी शी के द्वारा किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हमने फाइनाइट वर्ब क्या है, वॉज है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, तो वॉज को हमने खत्म कर दिया और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने इसको लिख दिया वॉकिंग इन द लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी में काम करते समय। अब दोनों का सब्जेक्ट तो एक ही है, तो हमने चूंकि वॉज खत्म कर दिया तो शी को भी यहाँ से खत्म कर दिया, इस शी को हमने यहाँ ले लिया, शी फेल अनकॉन्शियस। तो वर्किंग इन द लेबोरेटरी शी फेल अनकॉन्शियस, ये सेंटेंस हो गया। यहाँ पर हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज कर लिया और इस तरह से ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया। यहाँ पर ये 2 सेंटेंस है, 2 सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हमने 2 सेंटेंसेस को सिंथेसिस कर लिया, यानी ज्वाइन कर लिया, एक सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस के रूप में हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो एक ही है, इसमें दोनों का सब्जेक्ट शी है। Notice that the present participle that replaces the finite verb of the first sentence is placed first in the new sentence. ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब को हटा करके हम उसमें जो पार्टिसिपल के रूप में हम जो उसको रिप्लेस करते हैं या पार्टिसिपल से रिप्लेस करते हैं वो पहले लिखा जाता है और बाकी का सेंटेंस बाद में लिखा जाता है, ये हम ध्यान देंगे। दूसरा है 5.2 परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जिस तरह से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल रिप्लेस किया उसी तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी रिप्लेस कर सकते हैं। द फाइनाइट वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी पहले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होती है उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से चेंज कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस का मतलब ये कि एक चीज हटाना और उसकी जगह पर दूसरी चीज लिख देना। When the first action is completed, जब कोई पहला एक्शन कंप्लीट हो जाता है, बिफोर द सेकंड एक्शन बिगिंस, जब कोई दूसरा एक्शन बिगिन होता है यानी शुरू होता है उससे पहले ही अगर पहला एक्शन कंप्लीट हो जाता है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। सो द परफेक्ट पार्टिसिपल रेफर्स टू द 2 एक्शंस। इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल 2 एक्शंस को रेफर करता है, यानी इंडिकेट करता है, बताता है, दिखाता है, दर्शाता है। नोटिस दैट द परफेक्ट पार्टिसिपल लाइक द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज प्लेस्ड फर्स्ट इन द सेंटेंस। यहां भी यह देखने की आवश्यकता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही परफेक्ट पार्टिसिपल भी सेंटेंस में पहले ही लिखा जाता है। जैसे रवि फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट आउट टू प्ले। तो यहाँ रवि फिनिश्ड की जगह क्या हो गया, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि वेंट आउट टू प्ले। इसी तरह से सुमन, यहाँ हम कहेंगे सुमन। सुमन वर्कड ऑल थ्रू द डे, शी फेल्ट टायर्ड। तो क्या हो जाएगा, हैविंग वर्कड ऑल थ्रू डे, सुमन फेल्ट टायर्ड। सुमन फेल्ट टायर्ड मतलब पूरे दिन काम करके सुमन ने अपने आप को थका हुआ महसूस किया। ये हो गया, यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। अब इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डैंगलिंग, इसको समझने की आवश्यकता है। डैंगलिंग का मतलब है हिलता डुलता झूलता हुआ। तो कोई पार्टिसिपल ऐसा हिलता डुलता और झूलता हुआ कोई पार्टिसिपल हमको नहीं बनाना, लिखना, छोड़ना है, ये इस पॉइंट का विषय है। ए पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ फाइनाइट वर्ब। एक पार्टिसिपल फाइनाइट वर्ब के सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग किया जाता है ओनली व्हेन बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम सब्जेक्ट। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों ही वर्ब्स का एक ही सेम सब्जेक्ट हो। जो मैं बार बार अभी पीछे कह रहा था कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, ये ध्यान देंगे। तो जब दोनों वर्ब्स का सब्जेक्ट यानी दोनों फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट एक ही हो तभी पहले सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को हम रिप्लेस करके पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं। दैट इज व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ द फाइनाइट वर्ब
एंड दैट ऑफ पार्टिसिपल आर द सेम, जब पार्टिसिपल और फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट एक ही हो तभी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे जॉन वॉज गोइंग टू ऑफिस, ही हैड एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर देखिए एक्सीडेंट किसका हुआ, जॉन का, और ऑफिस कौन जा रहा था, वो भी जॉन ही था। तो इसको हम कह सकते हैं वाइल गोइंग टू ऑफिस जॉन हैड एन एक्सीडेंट, यानी ऑफिस जाते समय जॉन का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट किसका हुआ, जॉन का, और ऑफिस कौन जा रहा था, जॉन जा रहा था। तो इस तरह से हम इसको गोइंग टू, वाइल गोइंग टू ऑफिस में हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि पार्टिसिपल में हमने चेंज कर दिया इस सेंटेंस को। लेकिन अब यह देखिए व्हेन दिस इज नॉट द केस, जब ऐसा केस न हो, द यूज ऑफ पार्टिसिपल गिव्स राइज टू अ डैंगलिंग पार्टिसिपल, यानी हिलते डुलते पार्टिसिपल को जन्म देता है जब ऐसा केस न हो। जैसे इसमें था एक्सीडेंट का सब्जेक्ट भी जॉन है और गोइंग टू ऑफिस का सब्जेक्ट भी जॉन है। जब ऐसा ना हो तब डैंगलिंग पार्टिसिपल अस्तित्व में आता है, जो कि गलत है। सो कॉल्ड बिकॉज इट हैंग्स लूजली अनअटैच्ड, क्योंकि यह बिना अटैच किया हुआ बहुत ही ढीलेपन से ये लूज करता है, हैंग करता है, इसलिए हम इसको डैंगलिंग पार्टिसिपल यहाँ कहते हैं। यहाँ पर देखिए जॉन वॉज गोइंग टू ऑफिस, पहला सेंटेंस है जॉन वॉज गोइंग टू ऑफिस। दूसरा सेंटेंस है अ डॉग जम्प्ड एट हिम, तो दूसरा सेंटेंस है कि डॉग जम्प्ड एट हिम, यानी डॉग ने उस पर जंप की, यानी कुत्ता उस पर झपटा या कुत्ता उस पर कूदा। अब अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे कहते हैं, यहां से जॉन को हमने हटा दिया और कहा कि वाइल गोइंग टू ऑफिस या गोइंग टू ऑफिस अ डॉग जम्प्ड एट जॉन, एक कुत्ता जॉन पर झपटा या जॉन पर कूदा। अगर हम इसको ऐसे बनाते तो इसका अर्थ क्या होगा, देखिए दीज सेंटेंसेस हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स जॉन एंड डॉग। इसका तो एक का तो क्या है, सब्जेक्ट जॉन है और दूसरे का सब्जेक्ट क्या है, डॉग है। देयरफॉर द पार्टिसिपल कैन नॉट बी यूज्ड टू कंबाइन देम, इसलिए पार्टिसिपल इनको कंबाइन करने के लिए, यानी कि इनको जोड़ने के लिए, एक करने के लिए पार्टिसिपल का यूज नहीं किया जा सकता। द पार्टिसिपल हियर डैंगल्स, क्योंकि ये जो पार्टिसिपल है यहाँ पर डैंगल करता है, यानी लूजली हैंग करता है, यानी ये आपस में अटैच नहीं होते और सब बिखरा हुआ रहता है, इसका अर्थ यह हुआ। दिस सेंटेंस कैन ओनली मीन दैट, इस सेंटेंस का केवल यही मतलब हो सकता है दैट द डॉग वॉज गोइंग टू ऑफिस, के डॉग जो है ऑफिस जा रहा था, विच इज अनलाइकली, जो कि अनलाइकली मीन्स इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जैसे कि डॉग ऑफिस जा रहा था और ऑफिस जाते समय कुत्ते ने जॉन पर झपट्टा मारा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह के गलत प्रकार के कंस्ट्रक्शन से बचे, और पार्टिसिपल का पॉइंट इसमें यहीं तक था। आगे दूसरा टॉपिक कंजंक्शन का स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।